हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा क्लास है दैट इज द अनदर प्रॉब्लम बच्चों आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का जो है आपका बच्चों क्लॉथ एंड आपका गारमेंट डिपार्टमेंट्स। क्लियर? सो बच्चों जैसे कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था जिसमें शायद किसी को डाउट होगा, जहां पे बच्चों आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त हमारे पास ओवरऑली सारी इंफॉर्मेशन थी एक्सेप्ट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक्स बच्चों अवेलेबल नहीं था। बट क्लोजिंग स्टॉक था, बट क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। बट उस वक्त हमने क्या किया, हमने वैसे अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन हुआ था कि कंपनी ने अपनी एक डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग ने उसने अपने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स ने अपना एक रूल्स फॉलो किया था टू फाइंड आउट द क्लोजिंग प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक जो भी है आपका, उसको जानने के लिए कंपनी ने अपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को बेस करके अकाउंट्स क्लोज किया था। मेरी बात समझे? मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। ओवरऑली व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, परचेज था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, सेल्स था, सब कुछ था। बस मिसिंग था क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं तो नो प्रॉब्लम, हम क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं या ग्रॉस लॉस निकाल सकते हैं। बट वो बोल रहा था कि क्वेश्चन में क्या है, आपका क्लोजिंग स्टॉक है। समझ में आया कि नहीं? सो क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में था बट दिया नहीं था, तो वहां पे लिखा था डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने क्या किया, एक तरह का डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाते वक्त उन्होंने अपने प्रीवियस ईयर के जो नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट था उसको आधार करते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि इस साल अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं मालूम पड़ रहा, समझ में आए, तो हम लोग में भी कुछ स्टॉक लॉस हो सकता है, मिसिंग हो सकता है, राइट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक। सो उन्होंने सोचा कि इट इज बेटर टू क्लोज द अकाउंट बाय कीपिंग इनटू अकाउंट, हम लोग सोच सकते हैं, द प्रीवियस ईयर नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। सो हमने क्या किया, वहां पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया। वो आपका 40%, 30%, 20% ऑफ सेल्स था। तो हमने सेल्स तो हमारे पास मालूम था, तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया। ओके, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकालते। अब हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के बाद हम अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका डेबिट साइड ज्यादा ही होगा और आप क्रेडिट साइड में बस आपका नेट सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। जो डिफरेंस रह जाएगा आपका टोटल अमाउंट एंड आपका नेट सेल्स का, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। दैट इज योर प्रीवियस क्लास का जो प्रॉब्लम था। अनदर वन थिंग बच्चों वहां पे एक इंपॉर्टेंट था, द कंपनीज टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया था 21,000। सो कंपनी का आपका टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था आपका 21,000, जो कि आपका था बच्चों 4,20,000 सेल्स के ऊपर। सो अब हमें अगर हम देखते हैं हमारे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स को, सो ए बी या सी, हमारे पास 3 डिपार्टमेंट थे, ए बी सी। ओके, इन तीनों का सेल मिला के हमें बच्चों आंसर हो रहा था 1,40,000। क्या हो रहा था बच्चों? बट ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में था दैट इज गिवन ऑन टोटल सेल ऑफ 4,20,000। अब एक बच्चा सोचेगा हमारे पास तो सेल इतना ही है, इतना तो हुआ ही नहीं है, पर वहां पे दिया था दोज रिलेटिंग टू अदर डिपार्टमेंट, मतलब कंपनी में और भी डिपार्टमेंट थे डी ई के, पर यहां पे डिपार्टमेंटल स्टोर ने कलमनार फॉर्म में एट वन प्लेस में इन 3 डिपार्टमेंट का बुक बनाने की सोचा है, तो उन्होंने सिर्फ 3 डिपार्टमेंट को शो किया है। बट whereas the question is about the indirect expenses, कंपनी डायरेक्ट बोल दे रही है, स्टोर डायरेक्ट बोल दे रहा है कि हमारा टोटल खर्च हुआ है 21,000। किसके लिए हुआ था? सारे हमारे सेल्स के ऊपर हुए थे, दोज रिलेटेड टू अदर डिपार्टमेंट ऑल्सो। सो टोटल ऑफ योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका हुआ था किसके ऊपर? 4,20,000। सो जहां पे हमारा सेल था 4,20,000, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस था 21,000। अब यहां पे हमारे पास बस 3 डिपार्टमेंट है जिनका सेल कितना है? 1,40,000। सो हम सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमें 4,20,000 का गुड्स बेचना है, मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं समझते इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या। बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तो बहुत सारे मीनिंग है। हम तो बोलते थे एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली इनकर्ड इन प्रोडक्शन, नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइड
कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी बोले, कॉस्ट सेंटर में आइडेंटिफाई नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? बट ओवरऑली बच्चों अगर एक सिंपल सा मीनिंग में तुमको बताता हूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बच्चों जो बेसिकली आपको सेल्स रिलेटेड होता है, तो सेल्स के लिए ही आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो इस सेल के लिए होता है, तो प्रोपोर्शनेटली आपका सेल अगर बढ़ता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ेगा, एंड अगर कमता है तो कमता है। तो सिंस दिस आइटम इज कंप्लीटली आपका बेस करता है 4,20,000 पे, एंड वी नो कि 4,20,000 अगर आपका होता है सेल्स, योर इनडायरेक्ट या सेलिंग खर्च होता है, दैट ऑल्सो इंक्लूड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल चार्जेस, आपका डेप्रिसिएशन, आपका एमोर्टाइजेशन, बहुत सारे आइटम्स है। बट स्टिल हम ओवरऑल वी कैन से कि जितने भी इनडायरेक्ट खर्च होते हैं वो वन टाइप ऑफ आपके सेलिंग खर्च होते हैं। सो सेलिंग के लिए आपका 4,20,000 सेलिंग के लिए आपका खर्च होता है इतना, एंड यहाँ पे सेल हुआ है 1,40,000, तो डेफिनेटली आपका कितना होगा? 4,20,000 सेल के लिए आपका था 21,000, तो 1 के लिए हो जाएगा 21 बाय 4,20,000, एंड 1,40,000 सेल के लिए आपका हो जाएगा इंटू 1,40,000। और इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 7,000। क्या मिलेगा? सो दैट मीन्स जहां पे हमारे पास सेल सिर्फ 1,40,000 हुआ है, तो वहां पर हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओनली होगा 7,000। क्लियर? एंड अगेन इसको हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? ए बी सी की सेल के हिसाब से। आपका इसका जो सेल होगा, इसका जो सेल होगा, इसका जो सेल होगा, एग्जैक्टली आपका शायद 60,000 था, ए का था आपका 60,000, बी का था 50, एंड सी का 30। तो आपका रेशियो होगा 6:5:3। तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इजिली 7,000 इंटू 6:5:3, खत्म। एंड फाइनली वन मोर थिंग इज गिवन बच्चों, आपका क्वेश्चन में है, वाज गिवन इन द क्वेश्चन जो आपको मैंने करवाया था, दैट कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकालते वक्त एक चीज को ध्यान में रखा, जो नेट प्रॉफिट हो रहा है, मैं आपको यहां पे ये नहीं बोल रहा कुछ लोडेड प्राइस, कुछ इनवॉइस प्राइस, यह नहीं था, बट एग्जैक्टली उसी तरह की और एक एडजस्टमेंट यहां पे थी। कंपनी डिसाइडेड बच्चों टू शो द प्रॉफिट, टू शो द नेट प्रॉफिट इन योर P&L अकाउंट आफ्टर कीपिंग ए बच्चों रिजर्व, कुछ पैसा रिजर्व काटने के बाद, हाँ, एंड दैट रिजर्व उसने बोला आउट ऑफ स्टॉक। उसने फिर बोला है दैट रिजर्व कहां से निकालना है? स्टॉक से। स्टॉक से हमें कुछ रिजर्व करना है, हमें एग्जैक्टली जितना प्रॉफिट है उतना बोलना नहीं है। सो दैट रिजर्व वहां पे जो परसेंटेज था 10% शायद। सो आपका जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग में होगा, उसमें से वो रिजर्व रखने को बोल रहा है। दैट मीन्स वो बोल रहा है प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्लियर आफ्टर मेकिंग ए प्रोपोर्शनेट रिजर्व ऑफ एट द रेट 10% ऑन योर स्टॉक। तो स्टॉक के ऊपर आपको 10% क्या करना है? रिजर्व करना है। तो अब यहाँ पे 10/110 नहीं करेंगे, ऐसा कुछ, सिंपली आपको रिजर्व काटना है, आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट्स में से कुछ प्रॉफिट्स को रख देना है रिजर्व करके। सो दैट इज द थर्ड पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था प्रीवियस क्वेश्चन में। सो दीज 3 आइटम जो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, जो यूजुअली हमने अभी तक नहीं किया था। क्लियर? तो होप सभी को समझ में आया। सो लेट्स सी बच्चों टुडेस क्वेश्चन, और टाइम वेस्ट नहीं करते। आप लोग हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हो बट खुद ट्राई नहीं करते। कोशिश करोगे डेफिनेटली होगा। मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, फिर किया। एब्सेंट मत रहो, क्लासेस ध्यान से करो। सो टुडेस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। 8 मैंने कल किया था, 9 ओके। बच्चों सॉल्यूशन ध्यान से सभी देखें, क्वेश्चन नंबर 9। सो बच्चों 1 सेकेंड, सभी ध्यान से क्वेश्चन को देखें। बच्चों जो क्वेश्चन इज ए फार्म हैड 2 डिपार्टमेंट। ए फार्म हैड 2 डिपार्टमेंट्स इन क्लॉथ एंड गारमेंट्स। ओके बच्चों, क्लॉथ क्या है, गारमेंट्स क्या है? क्लॉथ है आपका कपड़ा, एंड गारमेंट्स है जो बन चुका है, हाँ, जो हमारा रेडीमेड बन चुका है। अगर सोचिए तो अगर पैंट का पीस अगर लेते हैं तो वो हुआ कपड़ा, क्लॉथ, एंड अगर पैंट बन जाती तो वो क्या लेते हैं? गारमेंट्स। तो कंपनी वहां पे उसका क्लॉथ डिपार्टमेंट भी है और एक क्या है? गारमेंट्स। मतलब क्लॉथ से वो क्या बनाती होगी?
Okay. A farm had two departments, cloth and garments. The garments were made by the farm itself out of the cloth supplied by the cloth department. समझ में आया? एंड मैंने जो बोला था वो यहाँ पे लिखा है. गारमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है? गारमेंट्स खुद ही बनाता है आउट ऑफ द क्लॉथ सप्लाइड बाय दी आपका क्लॉथ डिपार्टमेंट. तो एक फार्म के दो डिपार्टमेंट है, एक है आपका गारमेंट्स, एक है क्लॉथ और एक है गारमेंट्स. एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, गारमेंट डिपार्टमेंट जितने भी गारमेंट्स बनाता है वो क्लॉथ कहां से लेता है? क्लॉथ डिपार्टमेंट से लेता है, अपने ही डिपार्टमेंट से लेता है. एट इट्स बच्चों यूजुअल सेलिंग प्राइस. सो दैट मीन्स व्हाइल क्लॉथ डिपार्टमेंट, हाँ, क्लॉथ डिपार्टमेंट जब आपका क्लॉथ देता है किसको? गारमेंट्स को, तो किस प्राइस में देता है? सेलिंग प्राइस. तो यहां पे रोक है. ओके. एक फार्म के पास कितने डिपार्टमेंट है? क्लॉथ एंड गारमेंट्स. ओके. क्लॉथ डिपार्टमेंट यूजुअली क्या करता है? क्लॉथ बेचता होगा. गारमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है? गारमेंट बेचता होगा. बट अगर बाय नेचर उनका ये भी नेचर है कि गारमेंट डिपार्टमेंट गारमेंट्स बनाता भी है एंड वो उस गारमेंट्स के लिए वो गारमेंट्स क्लॉथ कहां से लेता है? क्लॉथ से. सो क्लॉथ डिपार्टमेंट क्लॉथ बेचता भी है, क्लॉथ डिपार्टमेंट अपने ही गारमेंट डिपार्टमेंट को क्लॉथ ट्रांसफर भी करता है. हाँ या नहीं? सो क्लॉथ डिपार्टमेंट जब गारमेंट डिपार्टमेंट को क्लॉथ ट्रांसफर करता है तो किस प्राइस में करना चाहिए? कॉस्ट प्राइस में करना चाहिए. पर वो क्या करता है? तो दैट मीन उसने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया है. सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट ऐड किया. देखो यहां तो मैंने बोला नहीं एडिंग सम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. सेलिंग का मतलब ही आपको क्या समझ में आएगा? उसने प्रॉफिट ऐड कर लिया है. क्लियर? फ्रॉम द फ्लोइंग फिगर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आपका 2000 फॉर द ईयर 2015-16 मतलब आपका 31 मार्च 2016 डेफिनेटली होगा. कोई प्रॉब्लम नहीं. लेट्स सी बच्चों. द फर्स्ट आइटम आपका स्टॉक ऑन 1 अप्रैल क्लॉथ का दिया है, गारमेंट्स का दिया है, परचेज दिया है, देन आपका सेल्स दिया है, देन आपका ट्रांसफर टू गारमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में दिया है. तो ट्रांसफर टू गारमेंट्स मतलब क्लॉथ डिपार्टमेंट ने गारमेंट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया है. आप याद रखना गारमेंट्स तो क्लॉथ को नहीं ट्रांसफर करेगा. इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में दोनों एक दूसरे कर सकते हैं पर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि गारमेंट डिपार्टमेंट्स को गारमेंट्स बनाने के लिए क्या चाहिए? ओके. देन एक्सपेंसेस जहां पे आपका डायरेक्ट में दिया है मैन्युफैक्चरिंग एंड आपका सेलिंग में दिया है आपका, और एक दिया इनडायरेक्ट में दिया है सेलिंग. देन क्लोजिंग स्टॉक आपका 1,50,000 एंड 50. द स्टॉक इन द गारमेंट डिपार्टमेंट्स में बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 60% क्लॉथ एंड 40% अदर एक्सपेंसेस. आपको जो गारमेंट डिपार्टमेंट में स्टॉक दिखाई दे रहा है कितना दिखाई दे रहा है? 50,000. बच्चों यूजुअली स्टॉक का मतलब क्या यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक. हमें जो एट द एंड में गारमेंट डिपार्टमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है वो बोल रहा है उसमें 60% क्लॉथ है, मतलब कपड़ा बन चुका है. हाँ 60% उसमें क्या है? क्लॉथ है एंड 40% बनाने के लिए अदर एक्सपेंसेस है. तो मतलब 60% जो क्लॉथ है उसमें क्या मिला होगा? प्रॉफिट मिला. तो आपको यहाँ कैंसिल करना पड़ेगा. इनडायरेक्टली आपको उसी बात को उसने यहाँ मेंशन किया पर डायरेक्टली क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं किया. इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि आपके गारमेंट डिपार्टमेंट के स्टॉक में 60% क्लॉथ डिपार्टमेंट का क्लॉथ है एंड क्लॉथ है मतलब उसमें क्या है? प्रॉफिट भी है. द क्लॉथ डिपार्टमेंट अर्न ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% इन द 14-15. क्लॉथ डिपार्टमेंट बच्चों आपका उसने प्रॉफिट किया था 14-15 मतलब प्रीवियस से कितना? 20%. ओके. जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एज ए होल आपका जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एज ए होल कितना है? 1 लाख. एज ए होल आपका जनरल एक्सपेंस है 1 लाख. सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 9. सो लेट्स सी. सो बच्चों देखो हाउ टू प्रिपेयर योर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. सो बच्चा हेडिंग आप सभी को मालूम है. डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कुछ नेम दिया है क्या फार्म का? ऑफ ए फार्म. अकाउंट ऑफ ए फार्म. देन उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड आपका 31 मार्च 2016.
16 है शायद, देखो ना। हाँ, तुम लोग तो बुक देखते नहीं है ध्यान से। ओके, 2016। सर सी बच्चों देखो सभी ध्यान से। बच्चों ये क्वेश्चन आपका प्रीवियसली एग्जाम में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट वन है। आपको खुद फील हो जाएगा थोड़ी देर में। इसमें कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर के लिए भी हमें हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, तुमको फील होगा। ऐसा कुछ है जो क्वेश्चंस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, वो तो आप जान चुके, और भी इसमें एक्स्ट्रा कुछ है, हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज योर पर्टिकुलर्स, देन आपका क्लॉथ डिपार्टमेंट ना, नहीं? ओके, क्लॉथ डिपार्टमेंट, और एक आपका है गारमेंट्स डिपार्टमेंट। देन उसके बाद पर्टिकुलर्स, क्लॉथ डिपार्टमेंट एंड गारमेंट्स डिपार्टमेंट। रुपीज एंड रुपीज। Okay, bachcha, let's see the solution now. First one is your opening stock. So, to opening stock. This is your 2,50,000 and 60. So, write down 2,50,000 and 60,000. Then उसके बाद two purchases, 12,50,000 एंड गारमेंट्स का 40। देन आपका बच्चा सेल्स, क्या लिखा है? तो बाय सेल्स क्लॉथ का 16 लाख, इसका 5 लाख। ओके, देन ट्रांसफर टू गारमेंट डिपार्टमेंट। तो क्या लिखेंगे यहां पे? टू ट्रांसफर टू, ओके, ट्रांसफर फ्रॉम, क्या रहेंगे? फ्रॉम गारमेंट्स। आप और एक सिंपल चीज लिख सकते हो, ओनली टू ट्रांसफर, क्या लिख सकते हो? टू क्लॉथ होगा, फ्रॉम क्लॉथ। हाँ सॉरी, ट्रांसफर मैंने गलत लिख दिया, वैसे क्लॉथ तो गारमेंट करेगा ना। ट्रांसफर फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट। ओके क्लियर? वैसे बच्चों आप कुछ नहीं लिख रहे हैं तो डायरेक्ट लिख सकते ओनली टू ट्रांसफर, क्या लिख सकते हो? एंड यहां क्या लिखेंगे? बाय क्लॉथ बोल रहा है, मैंने किसको दिया? गारमेंट। तो ट्रांसफर टू गारमेंट्स डिपार्टमेंट। ओके, कितना ट्रांसफर हुआ है बच्चों? 2,50,000। तो क्लॉथ नहीं दिया गारमेंट्स को, तो क्लॉथ में तो कुछ नहीं, यहां पे 2,50,000 का गुड्स आया, एंड आपका क्लॉथ डिपार्टमेंट से 2,50,000 का गुड्स क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, मतलब कम हो गया। क्लियर? देन फाइनली आपका है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मतलब डायरेक्ट में जो है टू आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। दिस इज ओनली फॉर आपका गारमेंट्स, क्योंकि आपका गारमेंट्स ही बनाया जाएगा तो वहां मैन्युफैक्चरिंग लगेगा। तो क्लॉथ का कुछ नहीं, यहां पे 30,000। देन सेलिंग वो आपका इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट आइटम बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 and is your 50,000। ओके, खत्म। और तो कुछ क्वेश्चन में नहीं है ना। क्लोज द अकाउंट,
सिंपली हम लोग जैसे क्लोज करते हैं वैसे क्लोज करो। सी बच्चों कौन साइड एक्सिट करे? क्लोथ साइड। 16 to 18, 19, 20 लाख। So this is also 20 लाख। So हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ना नेट प्रॉफिट? ब्रॉट डाउन ना कैरेट डाउन? ओके। So 12 to 14, 15 हो तो कितना हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट? इज आपका 5 लाख। ओके, क्लॉथ डिपार्टमेंट का। नाउ सी इसका देखो, गारमेंट्स का ये 2 लाख 50, 3 लाख 50, 3 लाख 80 एंड दिस इज योर। तो क्रेडिट साइड एक्सचेंज हो रहा है। सो 5 लाख 50। सो दिस इज योर 3 लाख 50, 3 लाख 80। सो बच्चों 1 लाख 20 कैसे हुआ? समझ में? 1 लाख 70। सो दिस इज योर बच्चों आपका ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपली हम लोग कर सकते हैं। नाउ सी नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सभी ध्यान से देखें, ओनली वन आइटम इज देयर बच्चों, सेलिंग एक्सपेंसेस, है ना। तो पहले हमें क्या करना है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो इसको वहां ब्रॉट डाउन करना है, यहां पे लिख देते हैं ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दिस इज योर 5 लाख एंड 1 लाख 70। तो ये आपका हो रहा है 5 लाख और एक है 1 लाख 70। तो आपका इनडायरेक्ट में बस एक ही आइटम है बच्चों, आपका सेलिंग एक्सपेंसेस। फिर नीचे पढ़ेंगे और क्या होगा अगर देखेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस आपका है, बहुत का दिया हुआ है 30 एंड 10 ना, 30,000 एंड 10,000। क्लियर? नाउ सी अगेन, मैं जो आर्टिकल पढ़ चुका हूं। द स्टॉक इन द गारमेंट डिपार्टमेंट में बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 60% क्लॉथ। एंड हमें मालूम है जब क्लॉथ डिपार्टमेंट गारमेंट डिपार्टमेंट को क्लॉथ ट्रांसफर करता है, नॉट एट कॉस्ट प्राइस बट एट सेलिंग प्राइस। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, वो लोडेड प्राइस जो है उसको हमें कैंसिल करना है। वो कहां करेंगे? आपका जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, या कॉम्बाइंड प्रॉफिट जब हम निकाल के शो करेंगे, मतलब नेट प्रॉफिट निकालने के बाद ना उसको यहां करना है। ओके, तो उसको अभी यहां शो करना नहीं है, तो उसको छोड़ो। द क्लॉथ डिपार्टमेंट अर्न ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20%। बच्चों यहां क्लॉथ डिपार्टमेंट का प्रॉफिट 20% है इन द ईयर 14-15 2049। तो यो प्रॉफिट भी इस साल जरूरत नहीं है, पर क्वेश्चन में है। क्यों है? कोई रीजन होगा, इसका आइडिया किसी को नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट वन, मैंने आपको बोला अभी तक जितने क्वेश्चन किए, दिस क्वेश्चन इज पूरा कंप्लीटली थोड़ा डिफरेंट है सभी से। द जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एज ए होल। जनरल एक्सपेंसेस एज ए होल मतलब दोनों के लिए खर्च हुआ होगा कितना? 1 लाख। तो वो ये नहीं बोल रहा कि किसके लिए कितना हुआ है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, पर उसने एज ए होल कहा है तो इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो बच्चों यहां पे आपका क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और ऐसे आइटम्स अभी नहीं है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले क्लोज होगा। दिस इज योर 5 lakh and this is your 1 lakh 70. Again this is 5 lakh and 1 lakh 70. तो फाइनली आपको मिला 4 lakh 70 और एक 1 lakh 60. So बच्चों दिस इज योर नेट प्रॉफिट। कैरेट डाउन, ये आपका क्लॉथ डिपार्टमेंट है गारमेंट डिपार्टमेंट का। तो जहां तक आपका क्वेश्चंस में नॉर्मल इंफॉर्मेशन दी गई थी, एक्सेप्ट आपका जो ट्रांसफर ऑफ क्लॉथ फ्रॉम द क्लॉथ डिपार्टमेंट टू गारमेंट डिपार्टमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस को छोड़ के
अब यहाँ एक बच्चे के मन में आएगा सर जनरल एक्सपेंसेस को हमने एलोकेट क्यों नहीं किया, उसे अपॉर्चमेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चों उसने बोला है क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज आपका 30,000 शायद 1 लाख एज ए होल मतलब ओवरऑल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसने 1 लाख खर्च किया है। उसने ऐसे कि स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो हम भी इसको ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स अपॉर्चमेंट नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, एज ए होल लिखा है। तो हम इस 1 लाख को शो करेंगे आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या आपका जो कंसोलिडेटेड या हम जहां पे कंबाइंड प्रॉफिट को शो करके फिर ओवरऑल कंपनी का नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो देखते हैं बच्चों, द नेक्स्ट पार्ट आपका होगा the next part is your मैं आपको बोल चुका हूं बच्चों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो सभी ध्यान से देखें। सो अभी हमें बनाना है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो यहां पे हमें बस एक ही कलम को शो करना है, योर ध्यान से भी देखिए बच्चों, this is your particulars, amount, particulars and amount। particulars amount। तो हमारे पास यहां बाय नेट प्रॉफिट जो P&L अकाउंट में हुआ था ब्रॉट डाउन आपका क्लॉथ डिपार्टमेंट का एंड आपका गारमेंट्स डिपार्टमेंट का। तो ये आपका है, निकला था हमारा 4,70,000, ये 1 लाख आपका हुआ था 60। So this is your 4,70,000 एंड आपका हुआ 1,60,000। क्लियर बच्चों? सो दिस इज ओवरऑली आपका कॉम्बाइंड प्रॉफिट हुआ 5,6,30,000। द नेट प्रॉफिट ऑफ क्लॉथ एंड आपका गारमेंट्स 4,5,6 लाख बच्चों आपका 30। दिस इज द कॉम्बाइंड प्रॉफिट ऑफ योर डिपार्टमेंट क्लॉथ एंड आपका डिपार्टमेंट हुआ गारमेंट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या करना है क्वेश्चन में। तो आपका जनरल एक्सपेंसेस जो था ऑफ द बिजनेस एज ए होल, तो पहले इसको लिखते हैं अमाउंटेड टू रुपीज आपका था 1 लाख। तो ओवरऑली बिजनेस का जनरल एक्सपेंसेस हुआ है 1 लाख। क्लियर? अब खत्म। अब हमें लिखना है जो आपका स्टॉक रिजर्व जो आपका जो प्रॉफिट जो रिजर्व हो गया था, मतलब उसके लिए हम एंट्री क्या लिखते हैं, टू प्रोविजन फॉर, मैंने आपको पहले करवाया क्वेश्चन नंबर 6-7 में लिखवाया था प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड बच्चों प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमें नहीं मिला बट हमारे पास है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, while transferring the cloth from the cloth department to garment department, क्लॉथ ने क्या किया, क्लॉथ को जब ट्रांसफर किया नॉट एट कॉस्ट प्राइस बट एट आपका सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स कॉस्ट प्लस आपका सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो सिंपली आप लोग बोलोगे सर तो वेरी सिंपल है, तो क्लॉथ का आपका स्टॉक जो भी ट्रांसफर हुआ है गारमेंट्स के पास, अगर गारमेंट्स के पास वो स्टॉक बच गया है, जैसे कि यहाँ पे गारमेंट्स के पास क्लोजिंग स्टॉक था 50,000 एंड क्वेश्चन में नीचे लिखा था, मेरी बात को ध्यान से सुनो, गारमेंट्स के पास क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 एंड क्वेश्चन में लिखा है गारमेंट्स के पास जो स्टॉक है उसका
60% क्लॉथ है, तो मतलब 50,000 का 60% क्लॉथ है, मतलब 30,000। तो 30,000 में जो 30,000 का अमाउंट हमें दिख रहा है उसमें प्रॉफिट मिला हुआ है, 30,000 में प्रॉफिट है। दैट मीन 30,000 एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस नहीं है, वो सेलिंग प्राइस तो है, हमें मालूम है। तो अगर हमें मालूम पड़ता है कॉस्ट प्राइस 25,000 है, तो 5,000 आपका क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो उसको आप यहां काट दोगे। क्लियर? ठीक है, ये समझ में आया। बट ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। तो अगर हम क्वेश्चंस को पूरा बिगिनिंग से एक लाइन पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट से, यू सी बच्चों, ए फार्म हैड 2 डिपार्टमेंट्स, क्लॉथ एंड गारमेंट्स। द गारमेंट्स वर मेड बाय द फार्म इटसेल्फ। मतलब ये बोल रहा है कि गारमेंट्स डिपार्टमेंट अपना गारमेंट खुद ही बनाता है। आउट ऑफ द क्लॉथ सप्लाइड बाय द क्लॉथ डिपार्टमेंट। हमेशा जो क्लॉथ डिपार्टमेंट क्लॉथ सप्लाई करता है, उसी क्लॉथ से गारमेंट डिपार्टमेंट अपने लिए गारमेंट्स बनाता है। सारे स्टूडेंट्स मुझे ध्यान से सुने। So far as the adjustment relating to आपका स्टॉक रिजर्व इज कंसर्न, आप सभी को लग रहा है स्टॉक रिजर्व वेरी सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बट यहाँ पे स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा अलग है, तो उसको आपको समझना है। तो जहां तक हमारे दोनों डिपार्टमेंट के आपका फंक्शंस का सवाल है, क्लॉथ डिपार्टमेंट अपना क्लॉथ बनाता है, क्लॉथ बेचता है, गारमेंट डिपार्टमेंट गारमेंट्स बना के बेचता है। तो गारमेंट डिपार्टमेंट के पास जो गारमेंट बनाने के लिए क्लॉथ की जरूरत होती है, वो क्लॉथ की रिक्वायरमेंट क्लॉथ डिपार्टमेंट पूरा करता है, नो प्रॉब्लम। बट क्लॉथ डिपार्टमेंट अगर क्लॉथ सेंड करता कॉस्ट प्राइस में, तो ये ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट यहां पे लिखा है क्लॉथ डिपार्टमेंट जब क्लॉथ ट्रांसफर करता है, हमेशा वो सेलिंग प्राइस में करता है। सो आपको हमेशा गारमेंट डिपार्टमेंट में अगर क्लॉथ दिखाई देता है, तो वो जो क्लॉथ है वो आपका प्रॉफिट उसमें मिला हुआ है। तो आपको अभी मालूम है क्लोजिंग स्टॉक में जो हमारा वहां पे था, क्लोजिंग स्टॉक 50,000, उसमें क्लॉथ है, क्लॉथ में फिर आपका प्रॉफिट है। बट बच्चों वैसे ही मेरी बात सुनो, क्लोजिंग स्टॉक में क्या है, क्लॉथ है, क्लॉथ में क्या है, प्रॉफिट मिला हुआ। वैसे ही बच्चों गारमेंट डिपार्टमेंट के पास हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखा था, आपका ओपनिंग स्टॉक था गारमेंट डिपार्टमेंट के पास कितना, 60,000। यहां जो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक 60,000 लिखा है, उसमें भी ओपनिंग स्टॉक वो प्रीवियस ईयर का क्लॉथ होगा। जैसे कि हमने अभी यहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा है क्या, 50,000। मेरी बात को ध्यान से सुने। अभी हमने जैसे ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया था, यहां पे हमने लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक, आपका मैंने यहां लिखा 60,000। मैं गारमेंट्स की बात कर रहा हूं, नॉट क्लॉथ की, गारमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो इस 60,000 में ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें आपका 60% क्या है, क्लॉथ है। तो वो बात छोड़ो, यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक होगा, तो मतलब ओपनिंग स्टॉक में जब ये क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, यूजुअली इसमें सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस इसमें सेलिंग नहीं, ये सेलिंग प्राइस है, इसमें प्रॉफिट है। तो ये अमाउंट एक्चुअल अमाउंट नहीं है, गलत है। तो यही अमाउंट जब नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होगा ओपनिंग स्टॉक में, डेबिट साइड में, वहां पे भी ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो जाएगा। आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हुआ, मतलब नेक्स्ट ईयर, इस साल आपका इनकम साइड ज्यादा हो रहा है, नेक्स्ट ईयर आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो जाएगा। तो बिकॉज हमेशा ही आपका गारमेंट डिपार्टमेंट का जो क्लॉथ है, क्लॉथ से ट्रांसफर होता है, तो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक भी अफेक्टेड हो रहा है एंड ओपनिंग स्टॉक भी अफेक्टेड हो रहा है। समझ में आया? तो ओपनिंग स्टॉक में भी आपका कुछ रिजर्व मिला हुआ है, वो उससे प्रीवियस ईयर का, एंड अभी क्लोजिंग स्टॉक में भी हमारा क्या है, प्रॉफिट मिला हुआ है। तो हमें दोनों को देखना है। शायद मेरी बात को समझ पाए, हमें अभी बस क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट निकालना है, ठीक। बट जब अगर गारमेंट डिपार्टमेंट रेगुलर बेसिस पे क्लॉथ डिपार्टमेंट से क्लॉथ लेता होगा, तो ये उनकी जो परंपरा है वो हमेशा आपके क्लोजिंग स्टॉक को भी इफेक्ट डालेगी एंड आपका ओपनिंग स्टॉक पे भी इफेक्ट डालेगी। तो हमें दोनों के इफेक्ट को एनालाइज करके देखना है एक्चुअली स्टॉक रिजर्व है कि नहीं, आपका प्रॉफिट रिजर्व है कि नहीं, प्रॉफिट एक्चुअली उतना हुआ है या कुछ प्रॉफिट हमने एक्सेस लिख दिया है। तो हमें वर्किंग नोट जो भी करनी है, ओपनिंग के लिए भी क्लोजिंग के लिए भी, क्योंकि जैसे कि आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया है, तो उसके लिए हमें डेबिट साइड में क्या करना पड़ेगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। वैसे ही आपका बच्चों ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा हुआ होगा उससे प्रीवियस ईयर का 14-15 का,
तो उसके लिए भी हमें यहां पे बाय अनरियलाइज प्रॉफिट काटना पड़ेगा। ये भी आपका ज्यादा हुआ होगा। यहां पे आपका सेलिंग प्राइस है, इसका कॉस्ट प्राइस अगर निकालें तो हमें मालूम पड़ता है 8-10 हजार इसमें प्रॉफिट है, इसमें भी आपका 8-10 हजार प्रॉफिट है, तो एडजस्ट करें, इसका इधर का कैंसिल करना होगा एंड क्रेडिट साइड का डेबिट में कैंसिल करना होगा। सो दैट इज द प्रॉब्लम। वही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, जिसको हमें एनालाइज करके सॉल्व करना है। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला बच्चों दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक हमने नहीं किया। तो अभी मैं देखता हूं यहां पे क्वेश्चन में लिखा है आपका वर्किंग नोट, स्टार्ट करें। क्वेश्चन में बच्चों लिखा है क्लोजिंग स्टॉक of garments consists of 60% cloth at selling price। आपको मालूम है मतलब प्रॉफिट मिला है, सेलिंग प्राइस का मतलब उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। ठीक है बच्चों, तो अभी देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गारमेंट डिपार्टमेंट कितना है, 50,000। दस आपका स्टॉक इंक्लूडेड कितना है, 50,000 का 60%, तो इज इक्वल टू आपका हुआ स्टॉक कितने रुपए का, 30,000। तो एक्चुअली 30,000 क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। ये कहां से आया है, क्लॉथ से आया है। गारमेंट्स के पास जो कपड़े बने हुए हैं रेडीमेड है, उसका प्राइस है 50,000, तो कपड़े बनने में भी तो खर्च होता है ना। एक्चुअली क्लॉथ है उसमें कितना 60%, तो क्लॉथ है 30,000। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट ने गारमेंट डिपार्टमेंट को कितने रुपए का स्टॉक ट्रांसफर किया है क्लोजिंग में, जो बचा हुआ है 30,000। सो इस 30,000 में क्या है, प्रॉफिट मिला हुआ है, प्रॉफिट इंक्लूड है। अब कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है, क्वेश्चन में तो प्रॉफिट नहीं लिखा। हाँ क्वेश्चन में प्रॉफिट है, क्लॉथ डिपार्टमेंट अर्न ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% इन 14-15। आपका क्लॉथ ने कितना प्रॉफिट कमाया गारमेंट्स को ट्रांसफर करके, वो इंफॉर्मेशन है, बट अबाउट द प्रीवियस ईयर नॉट द प्रेजेंट ईयर। तो हमें रेट ऑफ प्रॉफिट भी नहीं मालूम, क्लॉथ का कितना प्रॉफिट गारमेंट्स में है नहीं मालूम, क्योंकि क्लॉथ जब गुड्स ट्रांसफर करेगा गारमेंट्स को तो वो प्रॉफिट रख के भेजेगा, एंड हमें क्लॉथ का प्रॉफिट नहीं मालूम। तो यहां पे हमें और एक चीज निकालनी है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ क्लॉथ, तभी तो मालूम पड़ेगा क्लॉथ ने कितना प्रॉफिट रख के ट्रांसफर किया। तो बच्चों ध्यान करो, आपका ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ चलो। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा प्रॉफिट क्या हुआ था, मेरे पास तो मैं सॉल्व कर चुका हूं, मेरे पास आंसर है बुक में। तो आपका लिखा है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 5 लाख, आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 5 लाख, किसका, क्लॉथ का। तो हमें रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट। तो फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट बाय टोटल सेल्स इनटू 100। अगर हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं आपका क्लॉथ डिपार्टमेंट का, तो आपको देखना है कि वो आपका हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट बाय टोटल सेल इनटू 100। तो अभी आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या, अभी बोलो सर यहां पे क्वेश्चन में फिर से बोल चुका हूं मैं 20% है, ये प्रीवियस ईयर का है। अगर हम ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट मिला हुआ देखेंगे तो उस 20% को लेंगे, पर ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आपका हुआ है कितना, 5 लाख, ठीक है। अब टोटल सेल्स, अब आप बोलोगे कि सर टोटल सेल क्या है, मतलब कितना सेल किया है क्लॉथ ने। क्लॉथ ने सेल किया 16 लाख, नो प्रॉब्लम, ओके। बट बच्चों क्लॉथ ने गुड्स ट्रांसफर किया है गारमेंट्स को 2,50,000, वो भी तो सेल ही हुआ। मैंने 16 लाख आउटसाइडर को बेचे, अपने ही एक डिपार्टमेंट को कितना दिया है 2,50,000, तो ये भी तो सेल ही हुआ इनटू 100। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो एक्चुअली क्लॉथ डिपार्टमेंट ने सेल कितना किया है आपका 18,50,000। तो अगर 18,50,000 आप देखते हो, रखते हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 18,50,000 आपका ये हुआ 5 लाख डिवाइडेड बाय 18,50,000 इंटू 100, तो ये 40 आपका यहां से 2 कैंसिल, यहां से 2 कैंसिल। ओके, सो दिस इज योर 5,000 बाय 185, 5,000 बाय 185। तो फाइंड आउट बच्चों आंसर क्या होगा, और थोड़ा अगर काट ले, दिस इज योर 5 3 जा 15 एंड 5 7 जा 35 एंड दिस इज योर 5 में काटे तो 1,000, सो दिस इज योर 1,000 डिवाइडेड बाय 37। क्लियर? तो 37 टेबल अगर करते हैं 37 इंटू 2, 2 7 14 4 कैरी 1 2 3 6 1 7, ये हुआ आपका 26 0। 37 में अगर करते हैं, अगर मैं 7 पुट करता हूं, 7 7 49 9 4 7 3 21 एंड 4 25 259, मतलब बच्चा 27 1 निकल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 27 पॉइंट समथिंग हो रहा है। अगर यहाँ पे लेंगे 1 तो यहाँ पे आपका 0 ही आएगा, 27.09 जो 012 जो भी होगा 03 समथिंग होता है। बच्चों अप्रोक्सीमेटली ये आपका निकल रहा है 27%। तो आपका रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इस साल का कितना है 27%। ये किसका प्रॉफिट है, क्लॉथ का। क्लियर? तो एक्चुअली रिजर्व कितना होगा 10 रिजर्व, ये जो रिजर्व हमने यहां लिखा है इज टू बी मेड फॉर आपका 27% प्रॉफिट मिला हुआ है उसमें 30,000 में 27% ऑन 30,000, क्योंकि 30,000 का क्लॉथ गारमेंट्स के पास है एंड गारमेंट्स के पास जो स्टॉक है उसको क्लॉथ ने 27% प्रॉफिट रखते हुए ट्रांसफर किया है। तो 30,000 में 27% आपका क्या है प्रॉफिट है, 30,000 में 27% प्रॉफिट है। तो अगर इसको हम हिसाब करते हैं, दैट इज योर आपका 8100, आपका ये रिजर्व है 8100, मतलब आपको यहां लिखना है 8100। क्लियर? ये हुआ आपका प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, किसके लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए। सिमिलरली बच्चों अगर इस बात को आप ध्यान से देखते हैं, मैंने आपको बोला कि क्लोजिंग स्टॉक जो है गारमेंट्स का वो क्लॉथ डिपार्टमेंट से आया है, क्लॉथ डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर करते वक्त आपका प्रॉफिट रख के ही ट्रांसफर किया है एंड प्रॉफिट हमें नहीं मालूम था, तो हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट बाय टोटल सेल, एंड टोटल सेल में कितना सेल हुआ आउटसाइडर को, कितना डिपार्टमेंट को कंसीडर करते हुए हमने निकाला 27%। एंड आपका 50,000 में 60% क्लॉथ था, तो एक्चुअली क्लॉथ था 30,000 एंड क्लॉथ में प्रॉफिट था 27%, सो 30,000 का 27% हुआ 8,100। तो हमने इतना प्रॉफिट, मतलब एक्चुअली ये 30,000 का नहीं होगा, ये आपका 21,900 का होगा। उसमें हमने 8100 जब ऐड कर दिया 21,900 में, तो वो आपका 30 दिखाई दिया। सिमिलरली बच्चों सेकेंड वर्किंग नोट यहां पे होगा, वैसे ही आपका रिजर्व कहां पे होगा, प्रॉफिट कहां इंक्लूड होगा, ओपनिंग में भी होगा। तो ये कंपनी की परंपरा है, इसी तरह से कंपनी हमेशा इस ट्रांसफर करती है। तो यहां पे सिमिलरली द ओपनिंग स्टॉक ऑफ गारमेंट्स consists of 60% स्टॉक ऑल्सो यहां पे भी है, तो दैट इज कितना हुआ आपका ओपनिंग स्टॉक था 60,000, इसमें 60% मतलब 36,000। तो अभी ओपनिंग स्टॉक का जो गारमेंट्स का स्टॉक कर रहा है 60,000, उसमें क्लॉथ है 36
एंड इस क्लॉथ में क्या होगा, क्लॉथ का जो ये क्लॉथ है इसमें प्रॉफिट होगा। आपका प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है, प्रीवियस ईयर ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या था, 20%। तो मतलब 2014-15 में हमारा प्रॉफिट था 20%। 2014-15 में क्लोजिंग स्टॉक था 60,000, उसमें क्लॉथ था 36,000। तो इस 36 में 20% क्या होगा, प्रॉफिट मिला होगा। दस रिजल्ट वाज कितना होगा प्रीवियसली, आपका 36 into 20 by 100, so you get here 7,200। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान से देखें। दिस इज योर 7,200। क्लियर। तो आप देखो आपका जिस तरह से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया था, बिकॉज उसमें 8,100 रुपीज क्या था आपका प्रॉफिट था, वैसे ओपनिंग साइज भी बढ़ गया है, उसमें भी आपका 7,200 क्या है प्रॉफिट मिला है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या हुआ है, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में होता है उसके लिए डेबिट में हमने 8100 लिख दिया, वैसे ओपनिंग में ज्यादा हुआ है 7200, अगर यहां पे मैं 7200 लिख दूं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नो डाउट सॉल्व हो जाएगा। एंड दैट इज द प्रोसीजर। बट मैं यहां पे और एक प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि वैसा ही करना चाहिए। अगर मैं 8100 यहां लिखूंगा, 7200 यहां लिखूंगा, दैट इज ऑल्सो 100% एक्यूरेट। मैं आपको बोल रहा हूं स्टिल मुझे और कुछ करना है, क्योंकि बच्चों क्या होता है, एक ही एंट्री को दोनों साइड नहीं लिखा जाता, हम उसे एडजस्ट कर लेते हैं। अगर हमें ये ट्रेडिंग अकाउंट दिखाई दे रहा है, हमें यहां ट्रेडिंग अकाउंट में हमने आंसर निकाल चुके हैं, पर क्या वो यहां पे ओपनिंग स्टॉक आपका बढ़ गया है 7200 एंड क्लोजिंग स्टॉक आपका बढ़ गया है 8100, तो दोनों साइड बढ़ गया है। हमें यहां से 8100 माइनस करना है इधर, यहां से माइनस करना है इधर, दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है। अगर इन दोनों को आउटसाइड मतलब बाहर एडजस्ट कर लेते हैं, ये क्रेडिट है ये आपका डेबिट है, अगर क्रेडिट से डेबिट माइनस कर लेते हैं 8100 माइनस 7200 तो आपका हुआ 900। तो मतलब दोनों अगर कट जाता है तो फिर भी क्लोजिंग स्टॉक कितना रहता है 900। देखो ध्यान से, दोनों को मैं एडजस्ट कर सकता हूं दोनों साइड में, पर अगर मैंने दोनों को एक अपने साथ ही एडजस्ट कर लिया तो स्टिल आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा रहेगा 900। तो हमें अगर डेबिट साइड में काटना है टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, हम यहां पे 8100 वहां पे 7200 ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं 900। क्लियर, ठीक है बच्चों। और अगर डेबिट साइड ज्यादा होता तो हम इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद जो डेबिट में जाता उसको हम क्रेडिट में लिख देते। ठीक है बच्चों, तो होप सभी को समझ में आया। तो एक्चुअली रिजल्ट इज टू बी मेड आपका होगा अगेंस्ट क्रेडिट के लिए भी एंड डेबिट के लिए भी, पर अगर हम दोनों क्रेडिट और डेबिट को रफ में अपने नोट्स में thus finally result is to be made आपका for 8,100 minus 7,200 is equal to rupees आपका 900। तो ये आपका जो 900 है दैट इज योर आपका हो रहा है क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज दिस इज इन रेस्पेक्ट ऑफ आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो रहा है तो एडजस्ट करने के बाद तो हमने यहां डेबिट में ले लिया 900। नाउ आवर प्रॉब्लम इज ओवर, यू जस्ट क्लोज द अकाउंट। दिस इज योर 6 lakh 30, दिस साइड ऑल्सो योर 6 lakh 30, and finally our combined profit which will transfer to P&L account। combined profit आपका ट्रांसफर टू बैलेंस शीट या कैपिटल अकाउंट 1,09,000 अगर माइनस करते हैं तो ये 5,30,000 5,29,100।
5,29,100। सो बच्चों यू सी आपका आंसर हमें मिल गया। होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया। अगर एनी डाउट है मुझे पूछें, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से एक बार इसको डिस्कशन करूंगा। धन्यवाद।